नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट होने वाला है, और ये है आपका जलवायु यानी कि क्लाइमेट। ठीक है, तो जलवायु क्या होता है और क्लाइमेट जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं, है ना, और वेदर यानी कि मौसम क्या होता है, इस पे थोड़ी सी हम लोग पहले आज बात करते हैं, पहले चर्चा करते हैं। दो वर्ड होता है, एक है क्लाइमेट यानी कि जलवायु और एक है आपका वेदर यानी कि मौसम। अच्छा, जलवायु को अगर आप देखोगे संधि विच्छेद हिंदी में जल और वायु। जल यानी कि भाई आपका वाटर और वायु मतलब आपका एयर। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज हम लोग पढ़ेंगे, पवन। तो पवन क्या होता है उसकी भी मैं बात करूंगा ना। पवन समथिंग डिफरेंट होता है, पवन बिल्कुल अलग चीज है। पवन बोले तो सर विंड। चलो यहीं पे पहले से बता देते हैं ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। पवन क्या होता है, वायु क्या होता है उसको समझना। वायु हवा जो नॉर्मल रहता है, सिंपल, जो गतिशील है, साधारण, बिल्कुल जो दिखता तो नहीं है बट हाँ थोड़ा महसूस होता है, नॉर्मल है, उसमें खुद की कोई शक्ति कोई क्षमता नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम वायु कहते हैं, एयर बोल देते हैं। पवन क्या होता है बेटा कि पवन के पास ना पावर होता है, पावर। और ये एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकता है, बहुत तेजी से मूव करता है। एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करेगा ना तो उसके लिए एक रूल है, एक नियम है। नियम क्या है कि हमेशा ना उच्च दाब से, हाई प्रेशर से किधर चलेगा, ये निम्न दाब की ओर चलेगा। इस नियम को आप एकदम दिमाग में बैठा लो। क्या बोल रहा हूं, इस दो नियम को समझना। शुरू होने से पहले ये दो नियम मैं आपको बता रहा हूं, ये नियम आपको हमेशा काम आएगा। क्या बताया मैंने, जैसे प्रेशर है, उच्च दाब है, मान लेते हैं यहाँ पे 10 बार है, बार में निकालते हैं प्रेशर को, दाब को, दबाव को। और मान लेते हैं यहाँ पर 5 बार का प्रेशर है। कितने का है, 5 बार का। तो यहाँ का प्रेशर कम है, तो इसका प्रवाह होगा, पवनों का जो नेचुरल फ्लो होगा वो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। एकदम यूनिवर्सल रूल है, इस रूल को कोई उलट ही नहीं सकता। जैसे गाड़ियों के आप टायर्स में जाके देखिए, तो गाड़ी के टायर्स में क्या होता है, आप देखना टायर्स में जो प्रेशर जो भरा होता है, जैसे आप बोलते हैं ना, भैया मेरी गाड़ी में जो चक्का ना हवा एकदम कम हो गया, 10 हो गया है, एक काम करो इसको तुम 30 तक डाल दो या 40 तक डाल दो। और जब पंचर रहता है तुम बोलते हो अरे जीरो है। जीरो का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब है। तो वहां पर क्या होता है, ऐसी स्थिति में वायुमंडल का यानी कि बाहर का और आपके गाड़ी का टायर का दोनों का सेम हो गया, तभी तो आप जीरो बोलते हो ना। लेकिन जैसे ही इसमें आप प्रेशर बढ़ाते हो, यानी कि कभी 10 होगा, फिर 20, फिर 30, फिर 40, ऐसा होता है। इसका ये मतलब है कि प्रेशर जो होता है, दबाव जो होता है, दाब, वो हमेशा उच्च से निम्न जाएगा। अब बोले सर ये एग्जांपल कैसे, अब समझो ना। यहां पर आपने क्या कर दिया, गाड़ी से ऐसे छेद कर दिया, हल्का सा क्या करा आपने, छेद करा। जब छेद करोगे तो क्या होगा, या ऐसे पुश करोगे तो क्या होगा, प्रेशर है यानी कि हवा जो है वो यहाँ गाड़ी के टायर से एटमॉस्फेयर में जाएगा, क्योंकि वायुमंडल का एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या है, बिल्कुल कम है, शून्य है, इसलिए एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो क्या समझ आया कि हमेशा उच्च दाब से 40 से 30, 20, 10, 0 ऐसे जाता है, हमेशा याद रखना। तो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब, ये पहला चीज मैंने बता दिया। हाई प्रेशर से आपका लो प्रेशर, ये पहला नियम हुआ। दूसरा नियम याद रखना, ये पहला नियम मैंने बता दिया। एक और नियम होता है टेम्परेचर और प्रेशर का होता है। किसका किसका होता है, टेम्परेचर यानी कि आपका तापमान का होता है, और एक होता है आपका प्रेशर का। अगर कहीं पर तापमान ज्यादा है, इसका मतलब वहां पर प्रेशर यानी कि दाब क्या होगा, कम होगा। दोनों में उल्टा रिलेशन होता है, व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। ये ऐसे होता है रिलेशनशिप, याद रखना। इनवर्सली का मतलब क्या हो रहा है, हमेशा उल्टा होगा। क्या बोल रहा हूं, तापमान, टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना कम आपका वहां पर दाब होगा। क्यों होता है, टेम्परेचर के कारण हवा जो रहता है, मॉलिक्यूल्स ऊपर निकलने लगता है। ऊपर जब जाता है, ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है कि वहां पे वैक्यूम क्रिएट होता है, वैक्यूम यानी कि निर्वात। और जब वैक्यूम होगा, निर्वात मतलब पूरा नहीं होता लेकिन वैसी लगभग स्थिति बनती है। और इस स्थिति में जब हवा के कण मॉलिक्यूल्स ऊपर चले जाते हैं तो वहां पर कुछ बचता नहीं है, और इसलिए प्रेशर यानी कि दबाव बिल्कुल कम हो जाता है। और वैसे बिल्कुल उल्टा कर दो, जैसे जैसे आप तापमान को कम करेंगे, यानी कि ठंडी जितनी ज्यादा होगी, टेम्परेचर यानी कि तापमान कम हो रहा है, तो जब ठंडा होता है तब प्रेशर क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। ये बिल्कुल उल्टा होता है ना रिलेशनशिप। यहां पर देखो ना, टेम्परेचर बढ़ा तो दाब कम हुआ, प्रेशर कम हुआ। टेम्परेचर यानी कि तापमान कम हो रहा है, यानी कि ठंडा हो रहा है, तो यहाँ पर प्रेशर यानी कि दाब यहाँ पर बढ़ता है। तो भाई इन दो कंसेप्ट को ना आप एकदम लिख लो, रट लो, घोल के पी जाओ आप, क्योंकि यही दो कंसेप्ट आगे आने वाले चैप्टर्स में आपके काम आने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए यहां पर थोड़ा समझते हैं जलवायु और मौसम को। तो एक्चुअली मौसम क्या होता है, वायुमंडली की अवस्था में क्षणिक परिवर्तन, स्पॉन्टेनियस चेंज होता है। बहुत कम समय के लिए जो आपका परिवर्तन देखने को मिलता है, हो सकता है ये 2-4 घंटों का,
2-4 दिनों का, है ना, कुछ सप्ताह तक हो सकता है, तुरंत चेंज हो जाता है। जैसे अभी आप निकले हो, सुबह निकले हो, आपको नहीं पता है अचानक शाम को बारिश हो जाएगी, मौसम चेंज हो गया। आज बढ़िया अच्छा आपने प्लान बनाया है कि भैया कल हम घूमने जाएंगे, आज बढ़िया धूप निकला है, कल आपका जो है बारिश हो गया या कुछ और हो गया, आंधी तूफान आ गया, तो ये मौसम में चेंज होता है। लेकिन जलवायु ऐसा नहीं है। जलवायु क्या होता है, किसी क्षेत्र विशेष में, मतलब कोई एक ऐसा एरिया है जहां पर पर्टिकुलर जगह पर एक लंबे समय तक, याद रखना क्या तक, एक लंबे समय, 30 से 40 साल हो सकता है, कई बार ये 50 साल भी हो सकता है, तो मौसम का औसत होता है, यानी कि एवरेज ऑफ वेदर फॉर एनी एरिया ओवर लॉन्ग पीरियड, उसको आप क्या बोलोगे, आप क्लाइमेट कहोगे। अंतर समझ आ रहा है। मौसम कभी भी चेंज हो सकता है, 2 दिन 4 दिन 2 हफ्ते, है ना, 4 हफ्ते, ऐसा कभी भी चेंज हो जाता है। जलवायु काफी लंबे समय, 1-2 साल भी नहीं, 40-50 सालों तक वही 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 चीजें रिपीट हो रही है। तो मौसम का उस पर्टिकुलर एरिया में मौसम कैसा होता है, क्या दिवाली आने के आसपास हमारे यहाँ ठंडी जो कपड़े हैं बेचने वाले लोग आ जाते हैं, क्या होली के आसपास कूलर बेचने वाले लोग जो है उनका जो दुकान है वो शुरू होने लगता है ना, गर्मी एंड होते ही हमारे यहाँ जो लोग हैं वो रेनकोट बेचने लगते हैं। तो ये मौसम पता है, ये मौसम का एक एवरेज है ये। तो 40-50 सालों से जो चला आ रहा है उस औसत को हम बोलते हैं जलवायु। और यही जब चेंज होने लग जाए, बदलने लगे, तो आप क्या बोलते हैं, उसको क्लाइमेट चेंज बोलते हैं, यानी कि जलवायु परिवर्तन कहते हो। जबकि मौसम को ऐसे नहीं बोलते, हम बोलते हैं मौसम खराब हो गया है भैया। और बॉलीवुड वाले ने भी सारे गाने किस पे बनाए हैं, मौसम पे बनाए हैं। आज मौसम बड़ा बेईमान है, क्या मौसम आया है, कभी आपने सुना है आज जलवायु कितना सुहाना है, क्या जल, नहीं 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 नहीं, जलवायु पे कोई गाने नहीं है, सारे गाने मौसम पे बने हैं। बात समझ आ गई। तो मौसम और जलवायु ये दो महत्वपूर्ण चीज हैं। अब हम यहां पर देख लेते हैं कि इन दोनों को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, फैक्टर्स। अच्छा, बिफोर फैक्टर एक और चीज की मैं चर्चा करूंगा। ये जलवायु और मौसम को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, इन कारकों के अलावा कुछ इनके एलिमेंट्स भी होते हैं। एलिमेंट्स का मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं तत्व। तो चलिए एलिमेंट्स को भी देख लेते हैं। मतलब एक चीज आप याद रखना, जलवायु और मौसम के दोनों के ही प्रभावित करने वाले कारक, चाहे दोनों के तत्व की बात करें, वो सेम होगा। क्योंकि जलवायु और मौसम लगभग एक चीज है ना। अंतर है तो किस चीज का अंतर है, अंतर जो है वो सिर्फ इस चीज का अंतर है कि एक समय का अंतर है। किसका अंतर है, समय का, राइट। आइए, तो पहले मैं तत्व आपको दिखाऊंगा और तत्व के बाद फिर हम यहां पर चर्चा करेंगे कि इसके बारे में, इनके कारकों के बारे में। अच्छा, तत्व और कारक यानी कि एलिमेंट और फैक्टर क्या होते हैं, इसको भी पहले आप समझ लो। भैया आपको डोसा बनाना है, ये चलो पकौड़े बनाने हैं, तो पकौड़े बनाने के लिए एलिमेंट अलग होगा और फैक्टर अलग होगा। पकौड़े बनाने का कारण क्या क्या हो सकता है, क्या क्या फैक्टर्स होगा जो प्रभावित करेगा कि हाँ पकौड़े बनने चाहिए। आपका कोई खास मिलने आया तो आप पकौड़े बनाओगे, बारिश हो रही है तो आप पकौड़े बनाओगे, ये सब फैक्टर हैं, ये सब कारक हैं। लेकिन एलिमेंट्स क्या क्या चाहिए भैया, पकौड़े बनाने हैं, बेसन चाहिए, पानी चाहिए, घोलने के लिए तो चाहिए ना, तेल चाहिए जिसमें से आप उसको तलोगे, बिना उसके संभव है क्या पकौड़ा बनना, नहीं है। तो तत्व वो है जो उसमें निहित है, और फैक्टर यानी कि कारक वो है जिसके कारण वो प्रभावित होगा कि पकौड़ा बनेगा कि नहीं, क्या पकौड़ा ज्यादा बनेगा कि कम बनेगा। तो ये चीज करने वाला कौन होता है, प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। कि भाई अक्षांश है तो जलवायु में प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, मौसम में प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, किंतु तत्व वो है जो उसमें निहित है, जो उसमें शामिल है। तो आइए देखते हैं तत्व में क्या क्या होता है। सबसे पहले तो आप समझिएगा, सबसे पहला जो चीज होता है वो होता है टेम्परेचर होता है, तापमान, याद रखना। सबसे पहले चीज क्या हो जाता है, टेम्परेचर यानी कि तापमान। दूसरा अगर यहां पर हम बात करते हैं, ठीक है ना, सेकंड अगर हम यहां पर बात करते हैं तो तापमान के साथ साथ क्या चाहिए अपने को, वर्षण। वर्षण का मतलब होता है प्रेसिपिटेशन। क्या हो जाएगा आपका, प्रेसिपिटेशन यानी कि वर्षण। डू नॉट फॉरगेट कि भाई आपको इसको रेन नहीं बोलना है, रेनफॉल अलग होता है, प्रेसिपिटेशन अलग होता है। जैसे आप कभी आप गूगल में सर्च करिएगा आपके यहाँ का, आप कभी क्लाइमेट, कभी वेदर आप देखिएगा कंडीशन, तो वहाँ पे रेनफॉल नहीं लिखा रहता, वहाँ पे लिखा रहता है प्रेसिपिटेशन। तो वर्षण होता है वो, याद रखना, ठीक है। ये आर्द्रता से संबंधित होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी से। तो तीसरा जो फैक्टर हो जाएगा आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी। क्या हो जाएगा, ह्यूमिडिटी, बोले तो आर्द्रता। अब आर्द्रता की अगर मैं बात करूं तो आर्द्रता बारिश में तो होती ही है, लेकिन गर्मी में भी होता है भाई। अब लोग क्या बात कर रहे हो सर, ठंडी में नहीं होता ना, ठंडी में ज्यादा नहीं, ठंडी तो रूखा सूखा होता है हमारे यहाँ, गर्मी में कैसे आर्द्रता, भाई तुम्हारा बॉडी पूरा पानी पानी हो जाता है ना, नम हो जाता है। अच्छा, दूसरा एक एग्जांपल समझना, आप एक बॉटल निकालिए फ्रिज से और उस बॉटल को 2 रूम में रखिएगा, एक ऐसा रूम जहां पर एसी चल रहा है और एक ऐसा रूम जहां पे मतलब एकदम अच्छी खासी गर्मी है, और दोनों बॉटल को देखना,
किसमें वाटर ड्रॉपलेट्स ज्यादा देखने को मिलेंगे, तो ऐसे जगह जहां पर गर्मी ज्यादा है, तो गर्मी में वाटर ड्रॉपलेट्स जल वाष्प जो रहते हैं आसपास आ जाते हैं, तो किसके कारण आते हैं, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। इसके बाद हम चलते हैं जी, नेक्स्ट हो जाता है बादलों का बनना, यानी कि क्लाउड्स, किसका बनना, बादलों का बनना, ये एक हो जाता है। फिर हम पांचवा चलते हैं, ये हो जाता है दाब, यानी कि आपका प्रेशर, प्रेशर हमने बताया ना, प्रेशर का एकदम सिंपल एग्जांपल समझना भाई, जितना ज्यादा लाइक जैसे पानी के आप नीचे जाते हो तो प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाता है। क्यों बढ़ता चला जाता है, क्योंकि इतना सारा भाई वाटर बॉडीज है, उसका दाब इतना ज्यादा हो जाएगा, प्रेशर बढ़ता है, नीचे जाओगे तो। ऊपर भी जब जाते हैं तो जहां पे आपके लाइक गैसों का कॉन्सेंट्रेशन जब ज्यादा होने लगता है तो वहां पर भी आपका प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं, सबसे छठवां जो नंबर है वो हो जाएगा आपका पवनों की दिशा, डायरेक्शन ऑफ विंड, किसकी दिशा, पवनों की दिशा। बोले सर ये सब आता है क्या, बिल्कुल आएगा भाई, आपको पूछ सकता है कि कौन से प्रभावित करने वाले कारक हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं, है ना, वो सब आपको, ये तो ये एलिमेंट हो गए, 6 एलिमेंट आपने देखा, तापमान, वर्षा, ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता, क्लाउड्स बादलों का बनना, प्रेशर और पवनों की दिशा, दाब और पवनों की दिशा। तो ये बेसिक चीज है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए, ये बहुत ज्यादा बेसिक चीज है। आइए अब हम देख लेते हैं जलवायु और मौसम को प्रभावित करने वाले कारक। अभी तक आपने देखा तत्व कौन कौन से थे, अब कारकों की बात करते हैं। तो सबसे पहले कारक देखते हैं अक्षांश। अक्षांश कैसे प्रभावित करेगा, ऊंचाई कैसे प्रभावित करता है, पवनों का जो दाब है वो कैसे प्रभावित करता है, समुद्र से दूरी और महासागरीय धाराएं, सबको वन बाय वन हम यहाँ पर देखते हैं। अक्षांश की अगर मैं बात करूं बेटा तो ध्यान से देखना यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 0 डिग्री है। अब इस 0 डिग्री से जैसे जैसे आप ऊपर जाओ, चाहे आप नीचे जाओ, ऊपर जाओ या नीचे जाओ, ठीक है ना। चलिए जैसे उदाहरण के तौर पे ब्राइटनेस थोड़ा कम कर लेते हैं। तो ऊपर जाओ चाहे आप नीचे जाओ, ऊपर जाने का मतलब क्या हो रहा है, जैसे आप यहां से आप नॉर्थ हेमिस्फीयर में जाओ या साउथ हेमिस्फीयर में जाओ, 0 डिग्री से आप जैसे दूर चलते जाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा जी, डाउन होगा। इधर भी टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होगा। यानी कि सबसे अधिक जो तापमान है, सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर है वो आपको कहां पर देखने को मिलेगा, तो सर्वाधिक जो टेम्परेचर है वो आपको जो देखने को मिलता है मेरे दोस्त, वो यहां पर मिलता है। टेम्परेचर मैक्सिमम कहां पे रहता है, भूमध्य रेखा के आसपास रहता है, याद रखना। कहां पे मिलेगा आपको, भूमध्य रेखा, बोले तो सर इक्वेटर के आसपास रहता है। किसके आसपास, इक्वेटर के, भूमध्य रेखा के आसपास आपको देखने को मिलता है। तो सबसे ज्यादा जो तापमान है, यानी कि टेम्परेचर जो है सर्वाधिक जो है सबसे ज्यादा कहां पर मिलता है आपको, भूमध्य रेखा के बिल्कुल आसपास आपको देखने को मिलता है। ये चीज आप लोग को पता होना चाहिए, है ना। जैसे आप जैसे दूर चलते जाओगे तो तापमान में आपको कमी देखने को मिलेगी, इधर भी दूर चलते जाओ तो तापमान में कमी को मिलेगी। तो अक्षांश हो रहा है। तो इसी को कई बार बोला जाता है कि उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांश, यानी कि हाई लैटिट्यूड और लोअर लैटिट्यूड। तो उच्च अक्षांश कौन सा हुआ, उच्च यानी कि जो आपके ज्यादा ऊंचाई पर है, या यूं कहें कि जो बड़ा है। तो जैसे यहाँ पर 90 डिग्री भैया, 90 डिग्री बड़ा है कि नहीं, 90 डिग्री नीचे भी आपको मिलेगा। तो ये 90 क्या होते हैं तुम्हारे, ये नीचे मिल रहे हैं, ये सब बड़े हैं मतलब उच्च अक्षांश है। 0 है 0 डिग्री मतलब ये लोअर लैटिट्यूड है। तो अगर कभी शब्दों में दिया जाए, उच्च अक्षांश में आपका तापमान क्या होगा, अधिक, सॉरी कम होगा, और निम्न अक्षांश यानी कि लोअर लैटिट्यूड में आपका तापमान क्या होता है, आपका अधिक होता है, मैक्सिमम होता है। तो ये अक्षांश क्या करता है, ये प्रभावित करता है, ठीक है। दूसरा हम चलते हैं कि ऊंचाई। अब सोचो क्या होता यदि हिमालय ना होता। हिमालय आज यहां पर है, इसीलिए आपने देखा कि जितने भी आपकी मानसूनी पवनें होती हैं यहीं पर जाके क्या हो जाती हैं, तुम्हारी रुक जाती हैं। ये एक उच्चावच वाला रीजन भी आता है, याद रखना। उच्चावच एक कारण पढ़ते हैं। उच्चावच बोले तो इसको रिलीफ कहा जाता है, याद रखना। क्या बोलते हैं इसको, रिलीफ। तो ये तो है ही, जैसे पहाड़ों की स्थिति यहाँ पर होना, ये माउंटेन अगर यहाँ पर नहीं होता तो आज जो जलवायु हम यहाँ पर देख पाते हैं, पश्चिमी घाट में इतनी जो ज्यादा बारिश होती है, ये मेघालय में जो इतनी ज्यादा बारिश होती है, ये क्यों है, उच्चावच के कारण है, इसके संरचना के कारण है। हिमालय का अगर लोकेशन यहाँ ना होकर के यहाँ होता तो हिमालय के पीछे वाला हिस्सा पूरा आज रेगिस्तान होता। मतलब अगर हमारा नेपाल, सॉरी यूपी बिहार अगर हिमालय के पीछे होता तो वो पूरा आज रेगिस्तान होता। तो इसकी स्थिति भी क्या होती है, आपको प्रभावित करते हैं। उच्चावच एक अलग से कारण है ना, ऊंचाई तो है लेकिन उच्चावच यानी कि रिलीफ एक अलग से कारण है। सिर्फ ऊंचाई होने से काम नहीं चलेगा, उस ऊंचाई का पर्टिकुलर किस जगह पर लोकेशन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये पश्चिमी घाट यहां ना होकर के अगर यहां होता तो इसके इधर वाले हिस्से में पूरा ज्यादा बारिश होती, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। दूसरा ये भी आप समझिए
कि ऊंचाई, ऊंचाई से क्या लेना देना है? ऊंचाई से लेना देना ये है मेरे दोस्त कि जैसे जैसे आप हाइट पे चले जाते हैं, तो जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तो तापमान क्या होता चला जाता है? कम होता चला जाता है। बात समझ आ रहा है? जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे तो टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, किसी भी एल्टीट्यूड में रहो, किसी भी अक्षांश में रहो। जैसे उदाहरण के तौर पे आप समझना, आपको लगेगा सर कि साउथ में तो गर्मी अच्छी खासी पड़ती है। बोले ठीक है, सही बोल रहे हो, साउथ में गर्मी अच्छी खासी पड़ती है, लेकिन कभी आप ऊटी चले जाओ, आप कभी हैदराबाद में जाना, आप कभी नागपुर में जाना, नागपुर हैदराबाद गर्म जगह है, लेकिन ऊटी उसके भी नीचे है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले सर ने क्या पढ़ाया था? सर ने यह पढ़ाया था कि भूमध्य रेखा से जितने पास रहोगे उतना ज्यादा गर्मी, और जितना दूर जाओगे उतनी ज्यादा ठंडी। तो कहने का मतलब तो यह है सर कि भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक में यहां पर तो ऊटी दिख रहा है ना? और सर ऊटी से ऊपर आपका हैदराबाद है, तो सर आपके हिसाब से ऊटी ज्यादा गर्म होना चाहिए, हैदराबाद आपका कम गर्म होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऊटी ज्यादा ठंडा है हैदराबाद की तुलना में। उसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे का कारण यह है कि ऊटी अधिक ऊंचाई पर है, ऊटी की हाइट ज्यादा है। तो जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे तापमान कम होता चला जाता है। प्रत्येक किलोमीटर की ऊंचाई पर, 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कितना? 6.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़े क्या? तो ये ऊंचाई हो गया। ऊंचाई और उच्चावच दोनों चीज मैंने बताई ना, तो उच्चावच में आप कंफ्यूजन मत होना। उच्चावच मतलब उसका पर्टिकुलर लोकेशन कहां पर है। अच्छा, इसी उच्चावच के कारण ही कई बार क्या होता है, जैसे मान लो जी ये आपका एक माउंटेन है और यहां से कोई पवन आ रही है, मानसूनी पवन आ रही है, ये देखो ये कोई मानसूनी पवन है, या वो पवन है, वो विंड से जिनके पास क्या है आपका, जिनके पास स्ट्रीम्स है ना, जिनके पास नमी है, और ये जब नमी लेकर आती है ना, तो ये कन्वेंशनल रेनफॉल, यानी कि इसी को बोलते हैं संवहनी वर्षा, ये कन्वेंशनल क्या करती है, यहाँ पर बारिश करती है। और इसका पिछला वाला जो हिस्सा रहता है ये क्या रह जाता है तुम्हारा, ये पूरा सूखा रहता है, ये वाला हिस्सा सूखा। इसके आगे आपको मिलेगी बारिश, हो सकता है आगे कहां पर, जब ये इसको पार करके इधर जाएंगी तो यहां पर बारिश मिल सकती है, लेकिन जो जस्ट एडजेसेंट रहता है, बिल्कुल ये वाला हिस्सा जो रहता है, बिल्कुल पीछे वाला जो हिस्सा रहता है पहाड़ का, ये सूखा रहता है। और इसी सूखे एरिया को आप लोग जानते हैं वृष्टि छाया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रैन शेडो जोन, वृष्टि छाया, या समटाइम्स इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है आपका लीवर्ड साइड। क्या बोलते हैं हम इसको? लीवर्ड साइड, है ना? तो ये फैक्ट्स आप लोग जरूर याद रखना। इसको चाहो तो आप जो है ड्रॉ कर लो, आप मैप यहां पर बना लो, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जब तक नहीं समझेंगे तो फिर आगे कुछ कुछ हो सकता है चीजें आपको समझ नहीं आएगी। तो वृष्टि छाया किसको बोला गया, समझ आ गया आप लोगों को? वृष्टि छाया उस क्षेत्र को बोलते हैं जब एक पर्टिकुलर पर्वत है, जब एक पर्टिकुलर कोई ऊंचाई वाला रीजन है, और यहाँ पर ये इस क्षेत्र में यहाँ से जब पवनें आती हैं, और पवन जो रहता है इस रीजन में बारिश करेगा, यहाँ पर रेनफॉल होता है आपका, और इसके जस्ट पीछे वाला हिस्सा जो रहता है यहाँ पर बारिश नहीं होती। कहाँ कहाँ पे होता है ये हम एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे, लेकिन ये वृष्टि छाया क्या है, लीवर्ड साइड क्या है, या रैन शेडो जोन क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तब जब मैं आगे 2-3 जगहों के बारे में अभी बताऊंगा मानसून के बारे में, तब आपको ये चीजें पता चलेंगी। ठीक, आइए पवनों के दाब से संबंधित चीजों को हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि ये विंड जो प्रेशर होता है ना, ये कैसे होता है, ये कैसे काम करता है। ठीक है, आइए तो यहां पर मैं आप लोगों को जो चीज बताने वाला हूं वो है आपका फेरेल का नियम, या इसी को कई बार कोरियोलिस बल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कोरियोलिस बल। अब आइए आपको हम एनिमेशन के माध्यम से दिखाते हैं कि ये काम कैसे करता है। पहले आप इतना समझ लो कि कोरियोलिस बल जब वर्क करता है बेटा, तो ये पृथ्वी का मोमेंटम है, मोशन हो रहा है, तो सबसे ज्यादा जो मोटाई है, गोलाई है, वो भूमध्य रेखा के पास होता है। कहां पे रहता है? भूमध्य रेखा के पास। फिर जब हम ऊपर चलते हैं तो यहां पर थोड़ा कम, और फिर यहां पर बिल्कुल कम होता है ना। तो कोरियोलिस बल भले ज्यादा मिलेगा ऊपर में ध्रुवों पे, किंतु किंतु आप समझना कि जब मोशन होगा, घूमेगा। अच्छा, इसको एक और दूसरे एग्जांपल से आपको मैं बताता हूं बेटा, ध्यान से समझना। एक और एग्जांपल से आपको यहां पर मैं समझाता हूं। जैसे उदाहरण के तौर पे इसको आपने देखा होगा, तो जैसे आप उदाहरण के तौर पे आप आ जाओ, ये केंद्र है जी, यहां पर आपका एरिया छोटा सा है बिल्कुल, और जैसे जैसे आप दूर चले जाओगे, जैसे कि पॉइंट ए है, फिर ये पॉइंट बी है, फिर ये पॉइंट सी है, तो ऐसा व्यक्ति जो पॉइंट सी पर बैठा है, 3 व्यक्ति है ना, एक पॉइंट ए पे बैठा है, एक पॉइंट बी पे बैठा है, और एक पॉइंट सी पे बैठा है। तो ऐसा व्यक्ति जो पॉइंट सी पर बैठा है उसके लिए रेडियस ज्यादा है, या उसके लिए जो दूरी है डिस्टेंस ज्यादा है। तो जितना अधिक डिस्टेंस होगा
उसको उतना अधिक स्पीड का यानी कि गति का अनुभव होगा। और यही नियम आपका काम करता है किसमें, कोरियोलिस बल में। कैसे काम करता है आइए देखते हैं। आइए आपको दिखाता हूं मैं यहां पर, है ना। ये कोरियोलिस बल कैसे काम करता है इसको आइए हम लोग इसको समझते हैं एनिमेशन के माध्यम से। यहां पर जैसे उदाहरण के दो जगह ले लिया हमने, एक पॉइंट ए और एक हमने क्या लिया, पॉइंट बी लिया। पॉइंट ए जो है ये पृथ्वी के बिल्कुल भूमध्य रेखा पर है, भूमध्य रेखा यानी कि ये बिल्कुल इक्वेटर पर है। और पॉइंट बी जो है उससे थोड़ा दूर है। प्लस जो दिख रहा है बेटा, प्लस जो साइन है वो ध्रुव है, ध्रुव मतलब पोल है, याद रखना, ठीक है। अब इनके स्पीड का हम लोग यहाँ पर एक एनालिसिस कर लेते हैं। स्पीड एनालिसिस कैसे करेंगे इसको ध्यान से समझना। इसके लिए हम एक काम करेंगे कि इसको हम एक्चुअल पृथ्वी मान लेते हैं। ये देखिए एक्चुअल पृथ्वी आ गई हमारी। अब इस पृथ्वी को अगर आप ध्यान से देखना तो ये बीच वाला हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है ये ध्रुव है, जिसको जैसे डेनमार्क ले लीजिए। और जो इक्वेटर के पास कोई जो देश है जो बिल्कुल भूमध्य रेखा के पास है उसको आप सपोज ब्राजील ले लीजिए। अब मैंने फिर थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था कि भूमध्य रेखा पर स्पीड का अनुभव बहुत ज्यादा होता है, स्पीड बहुत ज्यादा होता है। जबकि जैसे जैसे दूर जाओगे, चाहे उत्तर की ओर जाओ चाहे आप दक्षिण की ओर जाओ, तो स्पीड क्या हो जाएगी तुम्हारी, कम हो जाती है। समझ आ रहा है, स्पीड क्या होगी, कम होगी। अब इमेजिन करिए कि कोई जलधारा या कोई पवन ऊपर की ओर जाना चाहती है, तो क्या होता है बेटा, स्पीड यहां पर ज्यादा है और उधर स्पीड कम है, तो वो उधर जाके शिफ्ट हो जाता है। मतलब सीधा ना जा करके अपने किधर मुड़ जाता है, अपने दाएं साइड मुड़ता है, याद रखना। सीधा ना जा करके अपने राइट साइड मुड़ेगा। सिमिलरली अब मैं उल्टा हो जाता हूं, अब उल्टा हो जाता हूं, उत्तर दिशा में हूं, अगेन मैं सीधा ना जा करके अगेन अपने राइट साइड आ जाऊंगा। तो एक नियम आप हमेशा याद रखना, एक नियम जो है वो आप हमेशा याद रखना कि उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है। जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं, अब मैं उत्तर गोलार्ध में हूं, अब मैं आना चाह रहा हूं, लेकिन ये मेरा राइट हैंड है, तो ये देखो मैं इधर शिफ्ट हो जाऊंगा, ये मेरा राइट साइड हुआ। सिमिलरली मैं यहां पर ऐसे खड़ा हूं, अब मेरे को जाना है, सीधा जाना है, मैं सीधा ना जा करके अगेन अपने राइट साइड चला जाता हूं। तो उत्तर हमेशा क्या होना चाहिए, आपका राइट होना चाहिए। इसको आप दिमाग में बिठा लो। उसी प्रकार से अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो चलो दक्षिण का भी देख लेते हैं। दक्षिण में भी वैसी कहानी होगी। दक्षिण में ये लेफ्ट साइड जाता है हमेशा, उत्तर में हमेशा राइट और दक्षिण में हमेशा लेफ्ट। अब इमेजिन करो कि यहां पर कोई लो प्रेशर एरिया आपका क्रिएट हो गया। जब लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया तो ये देखो, ये इधर अपने राइट साइड गया और ये इधर अपने राइट साइड जाता है। और जब इस प्रकार से जाता है तो ये एक कपल का निर्माण करता है। कपल मतलब कौन सा कपल की बात हो रही है, तुम लोग जो देखते वाला कपल नहीं है ना, ये दूसरा कपल है, ठीक है। तो ये जो कपल बनता है ये वही कपल है जो यहाँ पर आने वाले चक्रवातों के लिए जिम्मेदार है। तो कौन सा चक्रवात है बेटा, याद रखना, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इसलिए हमेशा घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चलते हैं। वैसे ही आप दक्षिण में चले जाओ तो दक्षिण में कैसे मिलेगा, एक इधर चलता है और एक इधर चलता है। तो अब ये कपल बनेगा, वो कैसे बनता है, ये क्लॉकवाइज बनता है। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की सुई की दिशा में। तो इसीलिए दक्षिण में आने वाले जितने भी आपके जो तूफान होते हैं वो कैसे रहते हैं, वो आपको जो है क्लॉकवाइज आपको देखने को मिलता है, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में। तो जो कंक्लूजन में निकाला उसको आप लोग यहां पर लिख लीजिएगा हमेशा कि ये एक आपका पृथ्वी है और यहां से कोई भी जलधारा अगर जाना चाहती है तो ये अपने राइट साइड जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में हमेशा अपने लेफ्ट साइड जाती है। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई आना है तो ये भी अपने राइट साइड आएगा और अगर किसी को जाना है तो ये भी अपने लेफ्ट साइड में, है ना। तो कंक्लूजन क्या निकाला मैंने, हमेशा याद रखना, उत्तर, उत्तर हमेशा क्या होगा आपका, राइट होना चाहिए, तभी तो नंबर मिलेगा। और जब उत्तर राइट है यानी कि नॉर्थ आपका राइट है तो दक्षिण साउथ क्या होगा, हमेशा आपका लेफ्ट होगा। ये राइट और लेफ्ट को मैं फिर से समझा देता हूं बेटा। फिर से देखो, मैं यहां पर खड़ा हूं, उत्तर में हूं, मैं भूमध्य रेखा की ओर आना चाहता हूं, मैं सीधा आ रहा हूं, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है। मैं किधर झुकूंगा, मैं इधर झुकूंगा, मतलब ये मैं राइट साइड चला गया। तो देखो मैं यहां से आ रहा था, ये मैं किधर गया, मैं अपने राइट साइड गया। जब मैं भूमध्य रेखा की ओर आ रहा था तो भी मैं राइट रहूंगा, और ये मैं भूमध्य रेखा पर खड़ा हूं मैं, और भूमध्य रेखा से दूर जा रहा हूं तो भी मैं सीधा ना जा करके, ये देखो ये मेरा राइट हैंड है, मैं राइट चला जाऊंगा। याद रखना भैया, लेफ्ट में मैंने घड़ी पहना है और राइट मेरा नॉर्मल है ना। तो ये चीज आप हमेशा याद रखना। तो ठीक उसी प्रकार से दक्षिण में आप देखो तो दक्षिण में ये लेफ्ट की ओर जा रहा है। कैसे जा रहा है, लेफ्ट। भैया मैं यहां पर खड़ा हूं, अब मैं आ रहा हूं, अब मैं आ रहा हूं दक्षिण की ओर जा रहा हूं। अब देखो मैं किधर मुड़ूंगा, इधर मुड़ूंगा, ये मैं मुड़ गया, मतलब मैं लेफ्ट की ओर मुड़ा। सिमिलरली जब मैं यहां पर खड़ा हूं और मैं उत्तर की ओर जा रहा हूं तो उत्तर की ओर जा रहा हूं, मतलब ये देखो मैं लेफ्ट की ओर जा रहा हूं। तो ये हमेशा आपका हमेशा लेफ्ट रहेगा। दक्षिण हमेशा क्या रहेगा, साउथ हमेशा आपका ये लेफ्ट रहेगा, चाहे आप आओ चाहे आप जाओ। दक्षिण हमेशा बाईं तरफ, उत्तर हमेशा दाईं तरफ। इस कंसेप्ट को आप लोग को याद रखना है। इसलिए भी याद रखना है क्योंकि आगे जैसे यहां पर आप लोग ग्लोबल विंड्स पढ़ोगे, ग्लोबल विंड जैसे आप यहां पर पढ़ेंगे तो इसको शॉर्ट में आप लोग देख लीजिएगा एक बार, है ना। तो ग्लोबल विंड्स पढ़ेंगे तो इसका डायरेक्शन देखिए हमेशा। अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या देखा था कि उत्तर से आने वाली जितने भी पवनें होंगी
ये अपने राइट साइड शिफ्ट हो रही है ना, और जाने वाले भी अपने दाहिने साइड हो रही हैं। अगर राइट और लेफ्ट में कंफ्यूजन है तो आप जिस दिशा में पवन आ रही है आप उस दिशा में खड़े हो जाओ, तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी। और जो बिल्कुल भूमध्य रेखा के पास होता है, जो बिल्कुल भूमध्य रेखा के पास होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम लोग बोलते हैं ITCZ। ITCZ क्या बोलते हैं? ITCZ। हिंदी में इसको जानते हैं अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। क्या बोलते हैं? अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अभिसरण क्षेत्र ये क्या होता है, इसको समझना। ये कुछ नहीं है, ये बड़ा बेसिक सा चीज है ना। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल जहां पर एक्चुअली भूमध्य रेखा की जैसी स्थितियां बन जाती है, मतलब जहां पर सूर्य जो है वो बिल्कुल सीधा चमकता है, उस रीजन को हम लोग ITCZ कहते हैं, या कभी कभी इसको मानसून गर्त भी कहा जाता है। मतलब इन क्षेत्रों में बहुत अधिक गर्मी भी पड़ती है और ठीक ठाक वर्षा भी होती है। और एक और चीज याद रखना, ये समय के साथ खिसकता चला जाता है। जब सूर्य की किरणें सीधी यहाँ पे चमकती है तो ITCZ भूमध्य रेखा के पास रहता है। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा के पास जाती है ना, तो ये कर्क रेखा के पास शिफ्ट हो जाता है, यानी कि आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास। और सूर्य की किरणें जब यहाँ पे रहती है तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा के पास चला जाता है। तो ये समय के साथ आगे पीछे खिसकता है। लेकिन जैसे यहाँ पर लिखा है, क्या भूमध्य रेखा में 2 बार गर्मी पड़ती? बिल्कुल पड़ती है। ये कोई बड़ा लॉजिकल चीज तो है नहीं। जैसे आप समझना, आपके यहाँ पर गर्मी पड़ा कब पड़ा भाई? मई जून में पड़ेगा ना। अब मई जून के बाद ये सूर्य जो है नीचे जाना शुरू करेगा, और यहां पर कब गर्मी पड़ेगा? यहां पर नवंबर दिसंबर में पड़ेगा ना। बस इतना बस समझ लो। फिर वापस गर्मी आने में आपको 1 साल लगेगा। तो एक चीज बताओ भाई, ये मई जून में गर्मी पड़ा, मई जून करते 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 नवंबर दिसंबर तक यहाँ मकर में गया, फिर यहां से वापस आते आते पूरा 1 साल इसको लगता है। तो भैया जिस जगह से क्रॉस हो रहा है वहां से तो 2 बार हो रहा है ना, एक बार आने के समय और एक बार जाने के समय। इसको आप ऐसे याद रखो भाई, जैसे मान लेते हैं आप जा रहे हो रायपुर से दिल्ली जा रहे हो भोपाल होके, रायपुर से दिल्ली जा रहे हो, तो रायपुर से जब आप दिल्ली भोपाल होके जाते हो या दुर्ग से दिल्ली भोपाल होके जाते हो, तो भोपाल पहले पड़ा रास्ते में दिल्ली पहुंचने के पहले। जब दिल्ली से वापस रायपुर आए तो फिर से भोपाल पड़ा, मतलब 2 बार क्रॉस हो रहा है ना। तो यहां से यहां आने में ये 1 बार क्रॉस हुआ और ये सेकंड बार क्रॉस हुआ, 2 बार गर्मी पड़ता है। और इसीलिए इतना ज्यादा भाई आप खुद सोचो ना, आपके यहाँ 1 बार गर्मी पड़ता है, 6 से 7 महीने परेशान रहते हो ना गर्मी से, जब साल में 1 बार आता है। जब साल में 2 बार गर्मी आएगा, मतलब मैं ये बोलूँ कि मई जून में भी गर्मी रहेगा, नवंबर दिसंबर में भी गर्मी रहेगा, तो तुम्हारे तो ठंडी आएगा ही नहीं ना। तो इसलिए यहाँ पर ठंडी पड़ता ही नहीं है, और ये एरिया हमेशा गर्म रहता है। इसलिए इसको ITCZ यानी कि अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। बट मैंने जैसे बताया सूर्य के साथ साथ ये आगे पीछे खिसकते रहता है। तो इसकी खासियत यह है भाई कि यहां पर ना पवनें बहुत शांत रहती है। क्या रहती? पवनें बहुत शांत। क्यों शांत रहता है सर? क्योंकि बहुत गर्म एरिया है। गर्म एरिया इसका मतलब प्रेशर क्या रहेगा? बहुत ज्यादा लो रहता है, लो प्रेशर। थोड़ी देर पहले बताया था स्टार्टिंग में, याद करो। टेम्परेचर जितना ज्यादा हाई, टेम्परेचर जितना ज्यादा हाई, प्रेशर उतना ज्यादा कम, यानी कि जितना ज्यादा तापमान उतना कम दबाव। तो इसीलिए यहां पर प्रेशर क्या रहता है? बहुत ज्यादा कम होता है। और जब प्रेशर कम होता है तो ये एरिया क्या हो जाता है? आपका कम दबाव वाला क्षेत्र बनता है, लो प्रेशर एरिया। और इसलिए पवनें यहां पर क्या रहती हैं? शांत रहती हैं। और इसीलिए इन पवनों को डोल ड्रम कहा जाता है मेरे दोस्तों, याद रखना। पवनों का नाम क्या हो जाएगा? डोल ड्रम। तो यदि कभी आपसे पूछा जाए कि डोल ड्रम कहां पर बहता है, तो आप बताना भूमध्य रेखा के बिल्कुल आसपास, यानी कि इक्वेटर के आप मान सकते हो इधर 5 डिग्री और इधर 5 डिग्री, ऐसा है ना। इसके बाद कुछ और पवनें होती हैं जो थोड़ी इसके ऊपर चलती हैं। इन पवनों को हम बोलते हैं बेटा व्यापारिक पवन। क्या बोलते हैं इनको? व्यापारिक। अब व्यापारिक क्यों बोलते हैं इसको सुन लो, समझ लो। चलो मैं दूसरा स्लाइड यूज कर लेता हूं, ठीक है ना। यहां पर एक हम एक गोला बना लेते हैं। ये देखिए, ये आपने ऐसा बना रखा था। इसके बाद आपने यहाँ पर कुछ लाइंस ड्रॉ कर रखी थी। ये एक लाइन हो गई थी, फिर ये एक लाइन हो गई थी, फिर ये एक लाइन हो गई थी, फिर ये एक लाइन, और फिर ये एक लाइन। ठीक है। आपको ये भी बता दिया था हमने कि यहाँ पर आने वाले पवनों का जो दिशा है वो कैसे होगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इधर वाली पवनें ये ऐसे आ रही हैं, ऐसे आ रही है ना। ये वाली ऐसे जा रही हैं, ये वाली तुम्हारी ऐसे जा रही है। ऐसे ही था, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ से ऐसे जाएंगी, ये ऐसे, और ये वाली भी तुम्हारी ऐसे रहेंगी। ठीक। आप प्रीवियस वाला स्लाइड देखिएगा, वहां से आपको समझ आएगा कि ऐसा क्यों मर रहा है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर आप जाएंगे, है ना, तो इधर कैसे चलेंगे डायरेक्शन? ये लेफ्ट साइड चलेंगी अपनी, ये अपनी लेफ्ट साइड चलेंगी। जानी तो भी इनको लेफ्ट साइड जाना होगा, जानी तो भी इनको सबको लेफ्ट साइड जाना होगा।
और इधर भी ये पूरे लेफ्ट साइड चलेंगे। ऐसा ही आप देख लो, उधर उधर उठा के, ये बिल्कुल ऐसे ही बना हुआ आपका। ठीक है, चलिए। अच्छा, थोड़ा सा उल्टा हो गया ना ये, एक सेकंड। पहले आपको ये ऐसे रखना पड़ेगा। ये इसके कारण, ठीक। ये लेफ्ट, अब ठीक है। ठीक, चलिए। अब इसको समझना ध्यान से, ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ये जो बना है उसके पीछे का लॉजिक समझना। ये 0 डिग्री है, ये लगभग 30 डिग्री है, ये 60 है, और ये आपका 90 है। ये भी 30 है, ये भी 60 है, और इधर आपका 90 हो जाएगा। आप सभी को पता है 0 डिग्री का मतलब क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे प्रेशर कैसा है, लो प्रेशर है, मतलब निम्न दाब है ना। और ये उसकी तुलना में कैसा है, हाई प्रेशर है। ये कैसा है आपका, हाई प्रेशर है। फिर से यहाँ पर लो प्रेशर, फिर से यहाँ पर हाई प्रेशर, ये ऐसे ही चलेगा सीक्वेंस, लो प्रेशर और ये हाई प्रेशर। क्यों भैया, 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री यानी कि 0 डिग्री, और 0 डिग्री इसका मतलब क्या है, यहाँ पे तापमान बिल्कुल ज्यादा है, तापमान बहुत ज्यादा है, और जब ज्यादा है इसका मतलब दाब बहुत कम है। जब यहाँ पर लो प्रेशर होगा तो इसके ऊपर वाला एरिया क्या होगा, हाई प्रेशर इसकी तुलना में हमेशा, और एक हाई प्रेशर, दूसरा लो प्रेशर, दूसरा लो प्रेशर, तीसरा हाई प्रेशर। तो एचपीएलपी का सीक्वेंस चलेगा, हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर। ये बेल्ट है, ये यूनिवर्सल है, ये कभी चेंज होगा नहीं। ये बेल्ट ऐसे ही चलेगा, आगे पीछे शिफ्ट भले होते रहेगा, बट ये नियम ऐसे ही रहेगा। अब एक चीज और आपको क्या बताया गया था कि हमेशा पवनों का प्रवाह उच्च दाब से निम्न दाब, तो देखो हाई प्रेशर से इधर लो पे आया, ये भी हाई प्रेशर से लो पे गया, अगेन यहां पर हाई से लो में गया, और अगेन इधर हाई से लो में गया। तो आप देखिएगा हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो, ये ऐसे ही चल रहा है, उच्च से निम्न, उच्च से निम्न। और इसीलिए याद रखना, इन पवनों को जो बीच में चला, इसको मैंने क्या नाम बताया, इसको मैंने बताया डोल ड्रम बताया। क्या बताया इसको मैंने, डोल ड्रम बताया। इसके अलावा यहां पर जो पवनें दिखी, इन पवनों को बोला जाता है बेटा, है ना, ट्रेड विंड्स, मतलब व्यापारिक पवने। क्या बोलते हैं इनको हम, व्यापारिक पवने। ठीक है। और यहां पर जो आपको नजर आ रहा है, ये इन क्षेत्रों में और इन क्षेत्रों में, ये इन पवनों को बोला जाता है पछुआ पवने। याद रखना, अभी आप जेट पवन पढ़ेंगे तो वहां पे आपको समझ आएगा क्या बोलते हैं हम इनको, पछुआ पवने। और उसके बाद यहां पर जो आपको सबसे लास्ट में आपको जो दिख रहा है, सबसे लास्ट में मतलब एक तो ये वाला और एक तो ये वाला, इनको बोला जाता है पूर्वा पवने। पूर्वा यानी कि ईस्टर्ली, क्योंकि देखो ईस्ट साइड से आ रही है, ये भी ईस्ट से, ये भी ईस्ट से, है ना, और ये पश्चिम से जा रही है, इसलिए इसको वेस्टर्ली कहा जाता है। क्या बोलते हैं इनको, वेस्टर्ली। मतलब ये पछुआ पवन है और ये आपकी पूर्वा पवन है। ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कंसेप्ट को याद रखना। चाहो तो आप डायग्राम को बनाओ, चाहो क्या बनाना पड़ेगा, तब आपको ये कंसेप्ट याद होगा। सर ये सब क्या हमारे काम का है, काम का है, क्योंकि जब क्वेश्चंस आएगा ना, व्यापम में पूछा जाएगा तो दिक्कत कर सकता है, इसलिए आपको इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको बनाइए। अब आगे देखते हैं, आगे समझते हैं इसकी चीजों को, है ना। आइए, कहां पर थे हम लोग, हम लोग जो है हम यहाँ पर थे, हम ग्लोबल विंड्स के बारे में आपको यहाँ पर बता रहे थे। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर है। तो ये पवनों का प्रवाह भी क्या करता है, कैसे इसको प्रभावित करता है, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया। मतलब ये जो डायरेक्शन होता है, कोरियोलिस बल क्या था मैंने बताया, भूमध्य रेखा पे स्पीड ज्यादा होती है, फिर इधर कम होता है, फिर ये आपका लाइक क्या बोलना चाहिए कि कहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, कहाँ पर क्लॉकवाइज, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर बता दी। ठीक है, आइए अब हम आगे देख लेते हैं दूसरे जो फैक्ट्स है, दूसरे जो पॉइंट उसकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये वाला पॉइंट तो मैंने बता दिया, ये भी हमने यहाँ पर देख लिया था, ये आपका उदाहरण भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया था, है ना। अब हम देख लेते हैं समुद्र से दूरी से क्या प्रभाव पड़ता है, डिस्टेंस फ्रॉम सी, इससे क्या प्रभाव पड़ता है। भाई सीधी सी बात है, समुद्र से आप जितना दूर जाते जाओगे, जैसे यहाँ पर आप समझिएगा, समुद्र से आप दूर जाओ, जैसे उदाहरण के तौर पे ये मुंबई है, ये क्या है आपका, मुंबई है, और आप इधर से देख लो, दिल्ली में देख लो, जो समुद्र से काफी दूर है। तो आप कभी नोटिस करना, मुंबई में जो टेम्परेचर होगा, मान लेते हैं ठंडी के दिनों में 30 डिग्री है, तो गर्मी के दिनों में 40 रहता है, ऐसे ही रहेगा। नहीं बोलोगे नहीं सर हम तो मुंबई में 40-45 देखे हैं, तो ठीक है, तो ठंडी में 30-35 रहेगा। मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। डिफरेंस कितने डिग्री का रह सकता है, डिफरेंस अंतर है वो 15 डिग्री के आसपास अधिकतम।
क्या बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है? मुंबई में न्यूनतम और मैक्सिमम तापमान का अंतर अधिकतम कितना हो सकता है? 15 डिग्री सेल्सियस। लेकिन दिल्ली में कहानी कुछ और होनी है। बोले सर क्या होनी है दिल्ली में कहानी? सुनो, तो दिल्ली में कहानी कुछ ऐसी भाई कि दिल्ली में ना ठंडी के दिनों में टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। आप लोग सर क्या बात करें, उठा के देख लो, उठा के देख लो, जीरो तो नहीं जाता, वो जीरो कभी कभार किसी किसी केसेस में क्या होगा 4-5 डिग्री एकदम कॉमन है, चला जाता है। अरे हमारे रायपुर दुर्ग में जाता है भाई 8 डिग्री 9 डिग्री। अब आप लोग बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, उठा के देख लो भाई। अगर आप लोग को नहीं पता होगा, अवेयर नहीं होंगे, वो बात की बात है, लेकिन हमारे यहाँ सिंगल डिजिट में गया है, मेरे खुद के यहाँ गया है, मैं कई बार मैंने आपको देखा हुआ है 8 डिग्री 9 डिग्री कई बार न्यूनतम चला जाता है। ठीक है, अधिकतम कितना जाता है? 45 डिग्री चला जाता है, और 45 भी क्या भैया, कई बार तो 48 तक भी गया हुआ है। मतलब अगर मैं देखूं तो डिफरेंस 40 डिग्री सेल्सियस का है। अंतर, ये डिफरेंस वर्ड को हाईलाइट करना, अंतर, डिफरेंस किसमें? आपके अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में है, मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर। तो यहां पर अगर आप देखो ना, तो अधिकतम तापमान कितना दिख रहा है? 45-48। मिनिमम कितना दिख रहा है? 2 से 4 डिग्री। कितना ज्यादा डिफरेंस है भाई, 2 से सीधा 48 हो जा रहा है। मिनिमम 2 ठंड के दिनों में, गर्मी के दिनों में 48 तक चला जा रहा है। मतलब आप समझना टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो इसी को बोलते हैं तापांतर। क्या बोलते हैं इसको? तापांतर। तो तापांतर यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस, तो समुद्र से दूर वाले एरिया में ज्यादा होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? इसीलिए इसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पे लिखे ना दिल्ली, कानपुर, अमृतसर, इसको बोला जाता है एक्सट्रीम इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट, मतलब विषमकारी जलवायु। क्या बोलते हैं हम इसको? एक्सट्रीम इफेक्ट या फिर विषमकारी जलवायु। और जो आपका मतलब तटीय एरिया है, जैसे मुंबई, गोवा, कोंकण एंड ऑल, इसको हम लोग बोलते हैं समकारी जलवायु। इधर को हम क्या बोलते हैं? समकारी। समकारी बोले तो सर मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस। तो ये दोनों चीज आप लोग याद रखना। तटीय क्षेत्रों में टेम्परेचर कम नहीं बोलता, टेम्परेचर नहीं बोल रहा हूं, टेम्परेचर डिफरेंस बोल रहा हूं, पूरा समझना। तटीय क्षेत्रों में ताप में कम होता है, नहीं, तापांतर कम होता है। ताप और तापांतर दोनों में अंतर है, समझ आ रहा है? तापमान कम नहीं, तापांतर, ताप में अंतर कम होता है। तो ताप में अंतर कितना? 30 से 40 हो जाएगा, 35 से 45 इतना हो सकता है ना। तो टेम्परेचर डिफरेंस कम होता है, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम में ज्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन समुद्र से दूर जाते जाओगे तो टेम्परेचर डिफरेंस, तापांतर बहुत ज्यादा होता है। इसलिए इसको बोलते हैं विषमकारी जलवायु, एक्सट्रीम इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट, और इसको बोलते हैं समकारी यानी कि मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो ये एक आपका कारक हुआ। फिर एक जो कारक है वो है समुद्र से दूरी हो चुका आपका, और उसके बाद एक और जो कारक था, महासागरीय धाराएं थी, है ना। तो जैसे जैसे अगर यहाँ पर आप देखेंगे महासागरीय धाराओं की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं, तो जैसे हमारे यहाँ तो कम चलता है, जैसे मानसून वाली ही चलती हैं। और भी जितने भी महासागरीय, जैसे अगर ठंडी जल धारा यहाँ पर चल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो क्षेत्र रहता है थोड़ा सा ठंडा रहेगा। अगर गर्म जल धारा चल रही है, गर्म आ रहा है, हॉट करंट आ रहा है ना, अगर यहाँ पर हॉट आ रहा है, तो ये वाला क्षेत्र उसकी तुलना में कैसे हो जाता है? गर्म हो जाता है। हमेशा याद रखना, अक्षांश, ऊंचाई, उच्चावच, समुद्र से दूरी, जलधाराएं, महासागरीय जलधाराएं, ये कारण होते हैं। कभी भी लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर, कभी भी किसी क्षेत्र की जलवायु या मौसम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं हो सकता। आप इस चीज को दिमाग में बैठा लो। क्या बोला मैंने? कभी भी किसी क्षेत्र के जो जलवायु में है ना, मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों में कभी भी याद रखना बेटा, कभी भी आपका जो जो देशांतर है वो कारण नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने आपको बेसिकली बताया भारत के इस जलवायु और मौसम के बारे में। अगला जो पार्ट होगा है ना, उस पार्ट में हम लोग यहाँ पे भारतीय मानसून के बारे में देखेंगे, मतलब मानसून का जो सिद्धांत है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे कि इंडिया में मानसून आता कैसे है, ऋतुएं कितने प्रकार की होती हैं, तो वो सब वाला पार्ट वहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।